नमस्कार, मैं हूं संदीप राव जी। वर्कर्स यूनिटी की टीम इस समय राजस्थान के निमराना औद्योगिक इलाके में है और पिछले 6 महीने से यानी कि ठीक 2 दिन बाद 200 दिन पूरे हो जाएंगे धरना प्रदर्शन के। रुचिर ब्रेवरीज श्रमिक एकता यूनियन के ये लोग हैं और ये जो कंपनी है इसके ठीक पीछे ये ब्रेवरीज की कंपनी है जो पहले रुचिर ब्रेवरीज थी और अब जो है एबीएन इनबेव हो गया है, जो कि विदेशी कंपनी है जिसमें कहा जा रहा है कि ब्राज़ील के, चीन के उद्योगपतियों का इसमें शेयर है। और इस कंपनी ने मार्च में, जबकि एक तरीके से जब कोरोना का जो दूसरी लहर शुरू होने वाली थी उसके ठीक पहले ही इन मज़दूरों को बाहर निकाल दिया। कहा गया कि छटनी हो गई है। आप ये बताइए कि इतने दिन से आप लोग यहाँ पे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, अभी क्या हालत है? अभी तो ये है जी, एक बार अपना जरा परिचय दे दीजिए। मैं देवदत्त यादव, रुचिर ब्रेवरी अनाउजर बोस में काम करता हूँ। 1998 से मेरी ज्वाइनिंग है और आज हमारी सर्विस लगभग 23 साल का हो चुकी है। और लगभग मेरे जो साथी हैं वो भी कोई 20 साल, कोई 22 साल, कोई 15 साल कार्य करते करते हो चुके हैं उनको। और हमें कंपनी ने बिगर कोई सूचना दी है 10 तारीख को हम शाम को आराम से सभी जिस तरह रोटेशन में ड्यूटी करके जाते थे उसी तरीके से हम ड्यूटी करके सभी साथी अपने घर गए। और 11 तारीख को महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में कंपनी का अवकाश था। 12 तारीख को जब सवेरे ए शिफ्ट या फर्स्ट पारी आई तब यहाँ पर पुलिस, बाउंसर, क्यूआईटी कमांडो सब गेट पर मौजूद थे। उन्होंने कहा कि गेट पर जो श्रमिक आए उन्होंने कहा कि गेट से दूर चले जाइए, 200 मीटर तक यहाँ कोई नहीं रुकेगा। उन्होंने पूछा सर ऐसा क्या हुआ? बोला ये नोटिस चस्पा कर रखा है, इसको पढ़ो। उसके बाद में हम सभी श्रमिक इकट्ठे हुए। इकट्ठे होने के बाद में हमारे जोशी जी आए। फिर उन्होंने, पुलिस ने कहा कि यहाँ से 200 मीटर दूर। तो हमने कहा जी ऐसा क्या आपके पास 200 मीटर का, आप दिखाइए, हमारे पास वो आप देखिए। उसके बाद में फिर हमारी मीटिंग हुई। मीटिंग होने के बाद में उसके बाद में जो कंपनी ने कहा कि जी बोला हमने तो इनको सब कुछ बता रखा है। उसके कुछ देर घंटे बाद में यहाँ मैसेज आता मोबाइल पे, अब बोले फलाने के इतने पैसे बैंक में पहुँच गए, फलाने के इतने पैसे पहुँच गए। तो उसमें न तो किसी को ये समझाया गया कि भाई इस हिसाब से तो आपकी छटनी की गई है, ये आपका हिसाब बना है। तो ये तो किसी बिना कुछ सूचना के पैसे, बगैर कोई नोटिस के, बिना कोई मीटिंग किए। और जबकि आपको दर्शकों को बता दें कि इस कंपनी में यूनियन है अभी, और यूनियन के जो अध्यक्ष हैं ज्ञानचंद जी, इनसे आप बताइए ज्ञानचंद जी कि यूनियन के रहते हुए भी यूनियन से कोई इन्होंने बात नहीं की, किसी तरह की कोई सूचना भी नहीं दी आप लोगों से? नहीं दी सर। और क्या कह करके निकाल दिया? कुछ कह के नहीं निकाले हमारे को, बगैर बताए, बगैर सूचना, कोई नोटिस, वैसे ही निकाल दिया। 12 तारीख को यहाँ बाहर वित्तीय घाटा बता, किसी कर्मचारी पर कोई आरोप 23 साल, 24 साल, किसी को 15 साल, 20 साल के सर्विस के सारे श्रमिक सब ये परमानेंट वर्कर हैं। और कितने इसमें कॉन्ट्रैक्चुअल थे और कुल कितनी स्ट्रेंथ थी? यहाँ 500 करीब थे कॉन्ट्रैक्ट वर्कर, परमानेंट वगैरह और स्टाफ वगैरह। कॉन्ट्रैक्ट वर्कर ये परमानेंट कितने हैं? अब तो फिलहाल 65 है। 65 परमानेंट हैं और लगभग 450 कॉन्ट्रैक्ट वर्कर थे या स्टाफ थे। हाँ, स्टाफ, कॉन्ट्रैक्ट वर्कर कुल मिला के 450 थे। और ये स्थिति है। कुछ लोगों से बात हो रही थी कि मज़दूरों की खबर को थोड़ा सा और रोचक बनाया जाए। आप ये समझिए कि ज़िंदगी के जब हालात ऐसे हैं, 6 महीने से ये लोग उसी तरह जैसे किसान आंदोलन में किसान बैठे हुए हैं बॉर्डर पर, यहाँ से कुछ ही दूर पर शाहजहाँपुर बॉर्डर है, वहाँ पे भी किसान बैठे हुए हैं। 6 महीना 8 महीना हो गया और अभी तक सरकार के कान पे कोई जूं नहीं रेगी है। ये भी मज़दूर पिछले 6 महीने से यहाँ पे लगातार बैठे हुए हैं और रात दिन का धरना है। इसमें बारिश होती है तो कैसे बचते हैं या बहुत मुश्किल आप लोगों को आती है? सर पन्नी वगैरह डाल के अपना गुजारा कर रहे हैं, रात को बैठे रहते हैं, मच्छर भी खाते हैं। कोई न लाइट की व्यवस्था है, न कोई लाइट की व्यवस्था भी नहीं है। बारिश आ जाती है तो अपनी पन्नी ओढ़ के बैठ जाते हैं, उसी से टाइम पास करते हैं। सरकार की तरफ से यहाँ पे कोई टॉयलेट या कोई पानी की व्यवस्था? कोई सुविधा नहीं है जी। पानी अपने गाड़ी कैंपर वालों से डलवाते हैं। अच्छा। और टॉयलेट वगैरह जो खुले स्थान हैं उधर जाते हैं।
सरकार की तरफ से हमारे पास कोई सुविधा अवेलेबल नहीं हुई। ये जो यूनियन है ये C2 से संबद्ध है और C2 के कार्यकर्ता हैं जो कि इस पूरे मामले को देख रहे हैं। आप कोर्ट में भी पैरवी कर रहे होंगे मजदूरों की, तो क्या कह करके क्या किस तरीके से ये जो भी छटनी है या निकाला गया है इसको किस नज़रिए से, किस धारा के तहत ये काम किया है फैक्ट्री ने या क्या किया है, आप इसको कैसे देखते हैं? फैक्ट्री ने इसको रिट्रेंचमेंट का नाम दिया है, जबकि रिट्रेंचमेंट अधिशेष श्रमिकों का होता है, टोटल श्रमिकों का नहीं होता है। माने कुछ श्रमिकों का उसमें छटनी होती है, कुछ छटनी तो जैसे जो एक्सेस वर्कर हैं उसमें फर्स्ट कम लास्ट गो को मानते हुए कुछ लोगों को निकाला जाता है। यहाँ तो टोटल लोगों को निकाला है और मैनेजमेंट भी लगभग सारा निकाल दिया। सिर्फ आज की तारीख में कंपनी में 2 ही आदमी हैं और सारी आवश्यक सेवाओं वाले भी बाहर हैं। अगर क्लोजर नहीं होता, ये रिट्रेंचमेंट होता, तो कम से कम ETP वाले, बिजली पानी वाले, इन सबको तो अंदर रखा होता। और जो इन्होंने कारण बताया है उसमें इनका कहना यह है कुछ तो हमको कोविड काल में नुकसान हो गया और कुछ जो कोविड की गाइडलाइन आई थी कि भाई इतने कम बुलाओ, इतने दिन बुलाओ, उससे नुकसान हुआ रहा। सा राजस्थान की जो एक्साइज पॉलिसी है जिसमें कई तरह के टैक्स लगा दिए और बिक्री का रेट नहीं बढ़ाया, इसलिए हम संस्थान को नहीं चला सकते की पोजीशन में क्लोजर करना चाहिए था। क्लोजर 3 मंथ नोटिस पे दी जानी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने ना तो 3 मंथ नोटिस पे दी है, ना क्लोजर की घोषणा की है, घोषणा रिट्रेंचमेंट की है जो गैरकानूनी है। माने जो क्लोजर का मामला है लेकिन रिट्रेंचमेंट की बात कर रहे हैं और वो गैरकानूनी है। तो ये स्थिति है। अभी देखिए, अभी यहाँ पे बारिश हो रही है और बीच बीच में बारिश होती है। आंधी, गर्मी के दिनों में तो बहुत कुछ आंधी तूफान आया होगा। ये हमारी झोपड़ी उड़ गई थी। हाँ, ये झोपड़ी आप देखिए कि यहाँ पे एक मोदी टी स्टॉल एंड भोजनालय का भी एक यहाँ पे रखा हुआ है और यहीं पे किसी तरीके से मुझे लगता है कि पहले से ये टी स्टॉल रहा होगा यहाँ पे। ये पहले कंपनी चलती थी जब यहाँ चाय वाला की दुकान अच्छा, थी। ये चाय वाले की दुकान थी और कोई भी नहीं है तो वो बंद कर दिया बेचारा। बोलो तुम यहाँ अपना टाइम पास करो, जब तक कंपनी कुछ समाधान नहीं करती है आपका, तो इसके अंदर रहो। ठीक है, इसको जी मेरा राजवीर सिंह मीना है मेरा नाम। तो क्या हुआ इन कोरोना के समय में ही आपकी नौकरी चली गई, क्या हालात क्या हैं घर के? सर हालात बहुत ख़राब चल रहे हैं। पिताजी की डेथ हो गई कोरोना के समय में। पहले यहाँ टोल पे लगे हुए थे सिक्योरिटी में, तो वहाँ उनका कोरोना हो गया था, फिर उनको दिखाया बाहर, तो हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। अब हम भी परेशान हैं, खाने पीने की बहुत दिक्कत आ रही है। तो पिताजी की टोल पे की वजह से जो है कोरोना हुआ और फिर डेथ हुई, तो उनको कोई मुआवजा वगैरह कुछ मिला? सरकार ने कोई संज्ञान लिया? जो टोल की कंपनी है उनको कोई मदद हुई उस दौरान? क्या हुआ? नहीं सर, किसी ने कोई मदद नहीं की। ना तो उन्होंने फर्स्ट एड कराया, कुछ नहीं कराया। उन्होंने सीधा घर पे इंफॉर्मेशन दी कि आपका फादर बीमार है, उनको ले जाओ। तो हमने यहाँ नीमना दिखाया, नीमना वाले ने रेफ़र कर दिया, जयपुर दिखाया। तो उनको अच्छे अस्पताल में दिखाया था, तो 5 से 6 लाख रुपए लगाए उनके। अच्छा, वो ठीक हो गए हैं? नहीं, ठीक नहीं हुए, फिर डेथ हो गई उनकी। अच्छा, उनकी डेथ हो गई। उसी दौरान ये खुद भी बीमार पड़ा। मैं खुद बीमार हो गया, छोटा भाई भी बीमार हो गया था। अच्छा, उनके इलाज में करते करते आप लोग जो हैं भी कोरोना पॉजिटिव हो गए थे हम दोनों। तो भाई और मैं दोनों ठीक हैं अब, लेकिन घर की परिस्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। तो कैसे खर्चा कैसे चल रहा है? क्योंकि अब 6 महीने से आप नौकरी पे नहीं हैं, सैलरी नहीं मिल रही है, कैसे? और कहाँ के? यहीं लोकल हैं? जी लोकल है सर। तो लोकल होने की वजह से शायद कुछ आपको बस थोड़ा रूम रेंट वगैरह नहीं देना पड़ता। घर वर है यहाँ? हाँ जी, खुद का घर है। आप जरा अपना नाम बताएं, परिचय बताएं। सर मेरा नाम ओम प्रकाश यादव है। मैं यहाँ से 10 साल से सर्विस कर रहा हूँ। क्या आप यहीं लोकल के हैं या बाहर के? नहीं, लोकल से भी ज़्यादा लोकल हूँ, तो लोकल ही डिस्ट्रिक्ट तो यही है मेरा, लेकिन तहसील मेरी बानसूर है। यहाँ से 60 किलोमीटर 65 किलोमीटर पड़ता है मेरा घर। बाकी मैं बहरोड में रूम लेके भी रहता हूँ, उसका रेंट भी देना पड़ता है मेरे को। और घर जाता हूँ तो घर से आने में भी बहुत खर्चा उठाना पड़ता है। मेरे फादर की अभी 2 महीने में बड़ा ऑपरेशन हुआ था, वो भी मेरी कंडीशन ख़राब थी, मेरे पास पैसे नहीं थे। मैंने लोगों से उधार लेके पैसे लिए हैं। उसके बाद में मेरी घरवाली बीमार चल रही है। अभी मैं घर का पूरा बोझ मेरे ऊपर है, घर की पूरी जिम्मेदारियाँ मेरे ऊपर हैं। वो घर में कोई है नहीं कमाने वाला। मैं घर में मेरे पापा के बड़ा बेटा मैं ही हूँ
और सारी जिम्मेदारी हैं, बहन की भी है, बेटे की पढ़ाई की भी है, खाना बनाने की प्रॉब्लम आ रही है, और उधर से नौकरी चली गई, तो हम लोग बहुत क्रिटिकल जीवन निकाल रहे हैं। हमारे पास में कोई चारा नहीं है, आत्महत्या के सिवा कोई चारा नहीं है अब। तो ये हालात जो हैं 6-6 महीने से सैलरी न मिले और नौकरी चली गई हो, सरकार की तरफ से कोई मदद न मिल पा रही हो, ऐसे हालात में कोई रास्ता नहीं दिख रहा है मज़दूरों के सामने। हमारे साथ एक और हैं जो इसी रुचिरवेयर में काम करते हैं और ये आप बता रहे थे कि यहाँ पे आप जो है शुरुआत जब हुई कंपनी की तब से आप हैं। इधर आ जाइए, अपना ज़रा परिचय दीजिए और कब से आप जो हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे 98 से हूँ। हाँ। इससे पहले 3 साल इसका सील का काम चला था, बिल्डिंग बनने में 3 साल उसमें लग गया, और उसके बाद में फिर 98 को मेरे को परमानेंट किया गया था। अच्छा, यानी कि ये जब कंपनी बनी, एक तरीके से जब नींव खोदी गई और पूरी बिल्डिंग बनी, तब से आप हैं? हाँ, उसका भी मेरे को भी मालूम है कि इसका मुहूर्त कहाँ लगा हुआ है, किसी वर्कर को नहीं मालूम। अच्छा, जब से मैं यहाँ पे कितने साल हो गए इस कंपनी को आपने सेवा दी? 26 साल हो गए वैसे, और 23 साल मेरे को परमानेंट हो गए। तो आपको क्या कंपनी ने जब 12 तारीख को निकाला तो आपके अकाउंट में कितना जमा किया, कितना आपको मुआवजा दिया? मेरे को मुआवजा 4.5 लाख के आसपास दिया। हाँ। और मेरा वो दिया था ग्रेजुएटी। हाँ, वो ग्रेचुटी दिया और कोई मुआवजा नहीं दिया? नहीं दिया। तो अभी आप लोगों की डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि हमारे को तो नौकरी दी जाए, हमारे को वापस नौकरी पे ली जाए, तो हमारे रिश्तेदार ये सब सोच के हमारी बेटी व्यवहार करे। हमारा बेटी व्यवहार भी रुक गया इसके कारण। इधर से तो हमारे बेटे बड़े हो रहे हैं, इधर से किसी का रिश्ता नहीं आ रहा है यार। उसका पिताजी ऐसे हड़ताल के ऊपर बैठा है, कौन देगा यार उसको बेटी? अच्छा, ये हालत है, ये हालत हो रहा है। दूसरा ये है, यहाँ बैठे बैठे आज 7 महीना हो गया, 8,000 रुपये मेरे महीने का खर्चा हो रहा है। अकेला यहाँ पे रोड किराए से लेके रह रहा हूँ। मेरा गांव जयपुर है, घर भी जाना है, इधर भी आना है, तो अब देख लो उसका। अरे अकेला आदमी रहता हूँ घर में अकेले आप? नहीं, यहाँ बहरोड में अकेला रहता हूँ किराए से। नहीं, माने घर में कमाने वाले आप अकेले हैं? हाँ। कि बेटे वेटे कमा रहे हैं? नहीं, वो तो बीएड कर रहे हैं, वो उसकी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तो बेरोजगारी भी हाँ। चरम पे है। चरम पे तो कैसे सरवाइव कैसे कर रहे हैं? कर रहे हैं, किसी से मांग तांग के ले रहे हैं, जब तक पेट भर रहा है टाइम पास कर रहे हैं। आप कुछ ये कह रहे थे, इधर आ जाइए, कि इस कंपनी में मशीनें निकालने का कुछ प्लान कर रहे हैं वो लोग, क्या ऐसा कुछ है? इन्होंने क्या है कि मैनेजमेंट जब बार बार जब कोई वार्ता के लिए बात करते हैं तो उस टाइम यही कहते हैं कि आप शांति से बैठे रहिए, हमारा जो प्लांट है वो ख़राब हो रहा है, हमें उसको दूसरी जगह शिफ्ट करने पहले भी किया है, अब भी करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, आप वो ले जाने दें हमें। तो हमने यही कहा कि हम कोई सामान यहाँ से जब तक नहीं जाने देंगे जब तक हमारा कोई समझौता ना हो। और हमने डीएलसी साहब के समक्ष भी यही रखा है, एसडीएम साहब के समक्ष भी यही रखा है, और एडीजी साहब के समक्ष भी यही रखा है जी, जब तक हमारा कोई समाधान ना हो यहाँ से कोई सामान ना जाए। सबसे कम उम्र के, सबसे कम यहाँ पे काम करने वाले कौन लोग हैं जो इस फैक्ट्री में अभी मुश्किल से 3-4 साल हुए होंगे या 5 साल हुए होंगे? क्योंकि ये तो शुरू से आप हैं। 6 साल हो गए। हाँ, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम रिंकपाल है। मैं बीनवे में यहाँ काम करते थे, तो 6 साल से हम काम कर रहे थे। अपने बच्चों को अपना यहाँ बैर रोड में रख रहे थे, किराए के मकान में रह रहे थे। तो अभी कुछ आप लोकल नहीं है? नहीं, लोकल नहीं है सर, मैं हरियाणा से हूँ, पानीपत डिस्ट्रिक्ट से। तो हम बच्चों का जब भी पढ़ाई का टाइम था तो अभी यहाँ रख के पढ़ाने सोच रहे थे, लेकिन कंपनी ने हमारी हालत ऐसे ख़राब कर दिए तो अब रहने के लिए मजबूर हैं। तो अब बच्चों की पढ़ाई भी ख़राब हो रही है, कुछ तो कोरोना की वजह से हो रही है, कुछ हमारे बच्चों के कंपनी ने कर दिए, ये बिना फीस दे पा रहे हैं। स्कूल में जाते हैं तो वो टीसी के लिए वो पैसे मांगते हैं, 1-1 लाख रुपये उन्होंने टीसी के बना लिए, तो मांगते हैं। तो अभी कंपनी ने हमारी हालत ख़राब कर दी है। अभी हम जाए तो कहाँ जाए सर, किराए के मकान में वैसे रह रहे हैं हम यहाँ पर। 15,000 तो हमारा वैसे ही खर्चा हो जाता है सर। तो जो पैसा इन्होंने जमा किया था आपके अकाउंट में, वो पैसा आप लोगों ने ले लिया है या लौटा दिया है? क्या किया? नहीं सर, अभी तक नहीं लिया हमने, अभी तो हमने अभी तक नहीं लिया सर अभी। अच्छा, वो जैसे डाला है उसे पड़ा हुआ है? हाँ जी, उसमें आपने
उसमें कंपनी से जैसे पैसे अकाउंट में से ले लेते तो कंपनी जानते ये इस चीज़ में खुश हैं, ये अकाउंट में से पैसे ले लिए और ये दूर हो गए हमारे से। हमने जब ही इसी बात खातर मुझको अकाउंट में से पैसे नहीं छेड़ने हैं जब तक हमारा समझौता नहीं होगा इतना। इस वजह से हमने कह रखा है जो अकाउंट में पैसे हैं उनका नुक्का उन्हों रहने दो जब तक हमारा फैसला नहीं होगा। आपका नाम मैं पिछली दफ़े पूछा, मुरारी जोशी। मुरारी जी, ये बताइए कि जब बीजेपी सरकार चली गई 2018 में और कांग्रेस सरकार आई तो कुछ फ़र्क पड़ा है क्या नीमराना का जो औद्योगिक बेल्ट में? मुझको कोई फ़र्क नहीं नज़र आ रहा। जो बीजेपी ने राजस्थान से शुरुआत की थी श्रम कानून के बदलाव की, हम कई दफ़ा श्रम मंत्री जी से मिले हैं, वो कानून वापस से नहीं बदले जा रहे। आज 100 से 300 आदमियों की जो संख्या कर दी राजस्थान में छटनी वगैरह के लिए, सबके लिए, आज भी यथावत है। 2014 का नोटिफिकेशन आज भी लागू है। और मुझको कतई नहीं लग रहा गहलोत जी के, वसुंधरा जी के कार्यकाल में मजदूरों के बारे में कोई नीतियों में फ़र्क हो। इसको लेकर के ये सुना था कि जब चुनाव हुआ था पिछली बार तो मज़दूरों ने काफ़ी हद तक जाकर के कांग्रेस की मदद की थी, तो क्या अब मज़दूरों में कांग्रेस को लेकर के कोई गुस्सा पनप रहा है? नहीं, कांग्रेस ने जब वादा किया था कि वे श्रमिकों के विरुद्ध जो वसुंधरा जी ने संशोधन किया है इसको हम निरस्त करेंगे, उस पर उन्होंने कोई काम नहीं किया। श्रमिकों के हितों के लिए कोई काम नहीं किया। राजस्थान में अभी पोजीशन ये है कि जेएलसी लेवल के 4-5 ही अधिकारी हैं पूरे राजस्थान में। अलवर ज़िले का जिनको चार्ज दे रखा है कि भाई वो सप्ताह में 2 दिन आएंगे, महीने में 2-3 दिन आते हैं। मंत्री जी से बात करो तो वो कहते हैं कि 23 साल से भर्ती नहीं हुई, मैं अधिकारी कहाँ से लाऊं। और जो पोजीशन पहले थी, यानी अगर आज कोई वेतन भुगतान अधिनियम में केस डाल दे तो उसका भी शायद 4-5 साल तक निस्तारण नहीं होगा, 1 महीने की तनख्वाह का। ये पोजीशन अलवर श्रम विभाग की। ऐसे में कांग्रेस और बीजेपी हमको तो बराबर ही लगी। तो जिस तरीके से पंजाब में जब कैप्टन अमरिंदर सिंह को के खिलाफ वहाँ पे बात उठी कि न उन्होंने दलितों के ज़मीन का कुछ काम किया, न किसानों का बिजली बिल माफ़ किया, न पानी का, तो उसी तरीके से क्या अशोक गहलोत के खिलाफ भी कुछ माहौल बन रहा है क्या राजस्थान में? खासकर किसानों और मजदूरों में अशोक गहलोत के प्रति भारी नाराज़गी है। क्यों कि गहलोत साहब ही इन सब मामलों में वसुंधरा के नक्शे कदम पे चल रहे हैं। उनका मानना यह है कि हमने श्रमिकों को राहत दी, श्रमिकों की सुनवाई की, तो राजस्थान का विकास रुक जाएगा, राजस्थान में नए उद्योग कम आएंगे। इसलिए उन्हीं नीतियों पे गहलोत जी भी चल रहे हैं और जिसका आक्रोश है। तो क्योंकि यहाँ पे जब ये लोग बता रहे थे कि जिस दिन 11 मार्च को छुट्टी थी और 12 मार्च को जब लोग यहाँ पे आए तो यहाँ पे बाउंसर और क्यूआरटी टीम और भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात था, और ये सारी चीज़ें जो हैं एक तरीके से मज़दूरों को डराने के लिए ही होता है। बिल्कुल, हमने आके उनसे कानूनी पोजीशन की बात की तो उन्होंने हमको झूठ बोला कि यहाँ कोर्ट का आर्डर है 200 मीटर का। हमने कहा ये प्रशासन ने कहा, हमने कहा नहीं, वो तो केस ही रद्द हो चुका, हमारे पास नकल है। फिर भी उन्होंने कहा नहीं, वो पहले वाला आदेश तो लागू ही रहेगा। जो केस खारिज हो चुका, विड्रॉ हो गया लोक अदालत में, उस केस में जो इंट्रीम ऑर्डर हुआ था वो हमारे ऊपर लागू कर रहे थे। फिर यहाँ पे काफ़ी आपस में कहा सुनी हुई और एसडीएम के भी समझ में आ गया कि तुम ही धोखे में हो, मैनेजमेंट ने आपको गलत गुमराह किया है। तब एसडीएम साहब चुपचाप चले गए, थोड़ी देर में तहसीलदार साहब चले गए, फिर पुलिस वालों ने ये कर दिया कि नहीं तुम रोड के इधर मत आओ, इधर बैठ जाओ। मैंने कुल मिलाकर के एक तरीके से बिना कोर्ट के आदेश के ही आप लोग फैक्ट्री गेट पर आप लोगों को धरना देने के बजाय आप लोग सड़क के इस तरफ धरना देने के लिए कहा गया है, और वही आप लोग कर रहे हैं। 6 महीने से आप लोग यहाँ पे हैं जी। आज मंत्री जी आए हैं तो आप लोग गए थे, मंत्री जी ने क्या कहा आप लोगों से? रुचिर जो ये है ब्रेवरेज को की आप लोगों की जो कंपनी के जो हालात हैं उसको लेकर के उन्होंने कोई बात कही? जूली ने
अभी तो कह रहे हैं, पहले भी हमने विज्ञापन वगैरह दिया था, जब भी अवशासन दे रहा था तुम्हारा जल्दी जल्दी काम होगा। आज भी हमने विज्ञापन दिया है, आज भी विश्वास दे के गया है आपका जल्दी बैठ के समझौता करवाएंगे। बैठ के समझौता करवाएंगे, लेकिन यहाँ का तो मैनेजमेंट ही नहीं है। मैनेजमेंट नहीं है सर, एक आता बस। थोड़ी सी पिछली हिस्ट्री और बताओ। हाँ बताइए। रोचेज ब्रेवरीज लिमिटेड और रोचेज वॉच जयपुर के उद्योगपति की थी, जिसको फाइनेंस किया था मोर मुकुट फाइनेंस ने। उसने अधिग्रहित करके ये इंडस्ट्री स्कोल ब्रेवरीज को दे दी। स्कोल ब्रेवरीज ने ये इंडस्ट्री सब मिलर को दे दी, जो साउथ अफ्रीका का बहुत बड़ा बियर उत्पादक ग्रुप है। उस ग्रुप का अधिग्रहण AB InBev ने किया है। एनहाउजर बुश ने सैब मिलर ग्रुप का पूरे का अधिग्रहण किया है। अधिग्रहण में ही हमारी फैक्ट्री उसकी यूनिट बन गई। आज की तारीख में हम सबके पास ग्लोबल ID है और इनके कई कारखानों में आज भर्ती चल रही है। हमको इन्होंने हमारी सेवाएं रोचेज ब्रेवरी के टाइम से ही आपस में स्थानांतरित दूसरी यूनिट में की जाने वाली सेवाएं, लेकिन हमको इन्होंने कोई वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाने के बजाय हमारी छटनी की है। माने दूसरी जो AB InBev का की जो अन्य कंपनियां हैं, वहाँ पे भर्तियां चल रही हैं और वो ऐसा कर सकते थे कि इनको ले करके वहाँ पे ट्रांसफ़र कर सकते थे, लेकिन वो भी वैकल्पिक रोजगार उपलब्ध करवाते, क्योंकि हमारी सेवाएं स्थानांतरित की जा सकती थी। हमारे अपॉइंटमेंट लेटर में ये कंडीशन है। और ये सब उसी ग्रुप की कंपनियां हैं। AB InBev का रजिस्ट्रेशन 2018 में हुआ है। ये सभी कंपनियां उसी के नाम डीड है, रिको वगैरह से। अब रोचेज ब्रेवरीज का ठीक है, एक्साइज एक्ट में लाइसेंस है, लेकिन बैलेंस शीट पूरे इंडिया की एक है इस AB InBev ग्रुप की। और हमारा सबका ग्लोबल ID नंबर 1 है। तो उस पोजीशन में जो इनको देखना चाहिए फर्स्ट कम लास्ट गो, उसके लिए भी इनको ग्लोबल लेवल पे देखना चाहिए, जिसका भी इन्होंने पालन नहीं किया। एक बड़ी दिलचस्प आपने रोचेज वॉचेस की बात कही है, तो एक बड़ी दिलचस्प बात है कि ये जो शुरू से ही इस कंपनी में थे, ये पहले जयपुर में इसी मालिक की दूसरी कंपनी जो घड़ी बनाने वाली थी, उसमें आप काम करते थे? हाँ जी, उसमें मैं काम करता था, लेथ मशीन का काम करता था। अच्छा, लेथ मशीन का काम करते थे। उसके बाद वहाँ से आपको ट्रांसफ़र कर दिया जब ये फैक्ट्री जब शुरू होने वाली थी, तो ट्रांसफ़र करके आपको यहाँ पे, तो पहले घड़ी बनाते थे, उसके बाद यहाँ पे बियर बनाने लगे। हाँ, पहले घड़ी बनाते थे, वहाँ पे लेथ मशीन का काम करता था। कोई छोटा मोटा आता था घड़ी के, तो डाई पाई कर रहे थे, और फिर वहाँ से मेरे को इधर। आपको बता दें कि AB InBev जो बियर बनाने वाली एक कंपनी है और अंतर्राष्ट्रीय कंपनी है, बड़ी नामी कंपनी है, बियर का वो काम करती है। और इसका एक जो है, हम लोगों ने 2-3 साल पहले इसी तरह के से मज़दूर एक असंतोष था सोनीपत में, और वहाँ पे भी कुछ लोगों को निकाल दिया था। वो लोग बैठे थे फैक्ट्री से कम 200 मीटर दूर, वो लोग भी बैठे थे और महीनों से बैठे हुए थे। और बाद में उनका मामला अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उठा और उनको बाद में अंदर लिया गया। लेकिन ये जितना नामी कंपनी है बियर बनाने वाली, उतना ही एक कुख्यात कंपनी है मज़दूरों के बीच में भी, कि ये मज़दूरों के साथ उस तरह का इंसाफ नहीं। आप एक चीज़ बता रहे थे कि ये कंपनी के अंदर एक केन प्लांट है, उस केन प्लांट को ये लोग निकालने की चाह रहे हैं कि वो केन प्लांट निकल जाए, दूसरी जगह शिफ्ट करना चाह रहे हैं। क्यों औरंगाबाद ले जाना चाह रहे हैं यहाँ से उठा करके, क्योंकि कैन की डिमांड है वहाँ, जो कैन का जो प्रोडक्शन है वहाँ डिमांड है। तो इसलिए सोचा यहाँ तो ये बंद है, तो वहाँ जाके हमारा प्रोडक्शन भी चल जाएगा और हमारे यहाँ से मशीनें भी ख़राब नहीं होंगी। आप क्या कह रहे थे कि वो औरंगाबाद वाली फैक्ट्री बंद थी, उसको फिर 5 साल से बंद थी, उसको तो चालू कर रहे हैं और चालू को बंद कर दिया है। तो क्या लग रहा है कि क्यों इन्होंने ऐसा काम किया? राजस्थान में सिर्फ एक ही फैक्ट्री है, इससे हमने 24 घंटा प्रोडक्शन चलती थी, हमारे को सांस नहीं आता था। AB InBev आने बाद में इसको धीरे धीरे डाउन करता चला गया। इतना प्रोडक्शन था, हमसे कभी पूर्ति नहीं होती थी। अच्छा, 8-8 10-10 लाख प्रोडक्शन करते थे हम। 9.5 लाख 9.5 लाख बॉटल आप लोग पेटी। पेटी तो एक पेटी में कितने? 12 बॉटल होती हैं एक पेटी में।
तो 9.5 लाख पेटी तक का प्रोडक्शन हमने दिया है। फिर भी यहाँ डिमांड रहती थी माने एक दिन में, एक महीने में। यानी 1 करोड़ से ऊपर बॉटल आप लोग बनाते थे जी, और ब्रांड का नाम छाया हुआ था इसका। लोग H5 के नाम से ही खरीदते थे, और 3 बार बेस्ट अवार्ड लेके आ चुकी है ब्रेवरी। इस कंपनी ने 3 बार बेस्ट अवार्ड लिया है। तो आप लोगों की यूनियन से समझौता भी होता था कि नहीं? जो वेतन समझौता, मांग पत्र वगैरह आप लोग देते थे? मांग पत्र वगैरह तो हमने लगा रखा था। हाँ। बस शहरों में यूनियन जो हमने बाहर यूनियन बनाई थी, 72 दिन हम बाहर बैठ के यूनियन बनाई। कब यूनियन बनी थी? ये 2013 में। अच्छा। तो हम 72 दिन बाहर रहे। जब हमारे को इन्होंने अंदर लिया समझौता, छोटा मोटा समझौता से हमने अंदर ले लिया। डिमांड चार्ट आज भी लेबर कोर्ट में विचाराधीन है। जब से अच्छा, माने कंपनी के जब बंद होने के पहले ही डिमांड जो डिमांड चार्ट दिया था, जिस पे फाइनल एग्रीमेंट नहीं हो पाया, वो डिमांड चार्ट सरकार ने लेबर कोर्ट को रेफर कर दिया, वो वहाँ विचाराधीन है। उसकी वजह से ही इन्होंने 33(2)B की अप्रूवल एप्लीकेशन भी फाइल की है। एक चीज़ लास्ट में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कांग्रेस सरकार जो है, राजस्थान की अशोक गहलोत की सरकार, किस तरीके से आप लोगों की मदद कर रही है? कोई हेल्प नहीं कर रही। ये गलतफहमी है सभी को कि गहलोत सरकार श्रमिकों की कोई मदद कर रही है। श्रमिकों के मामले में गहलोत सरकार और वसुंधरा सरकार की सेम पोजीशन है। आज अगर मदद कर रही होती तो 6 महीने में कोई 1 इंच आगे नहीं बढ़े, हम ऐसा नहीं होता। माने 6 महीने से यहाँ पे धरना जो प्रदर्शन चल रहा है, उसमें 1 इंच भी माने कोई बात नहीं बढ़ी है, कोई प्रोग्रेस नहीं है। और कोर्ट में जो मामला चल रहा है वो वहीं का वहीं है। कोर्ट में बीच में ये 2 बार कोरोना काल आके कोर्ट का तो काम ही सारा डिस्टर्ब रहा। बाकी उसमें भी अभी रिप्लाई पे ही लगा है। अभी अच्छा, हमको कोरोना के बाद जो है किसी ऐसा तो नहीं हुआ, कोई कैजुअलिटी तो नहीं हुई आप लोगों की यूनियन में? नहीं, लोग बीमार हुए लेकिन बहुत लोग पॉजिटिव हुए थे, लेकिन रिकवर हो गए। अच्छा, रिकवर हो गए। बहुत लोग, जिसमें मैं भी पॉजिटिव हुआ था, हाँ, लेकिन रिकवर होगा। रिकवर हो गए। ये जब जिस टाइम अंदर काम कर रहा था उस टाइम की बातें हैं। अच्छा, जब यहाँ धरने स्थल पर आने पर ऐसी कोई समस्या नहीं आई। उस टाइम माने पहली लहर जब आई थी या पहला जब लॉकडाउन था उस समय हुए थे। बाहर आने के बाद में मेरे किसी साथी को, एक ये जो साथी राजवीर, इसके फादर को हुआ है, और ये उनके साथ थे हेल्प में, तो हॉस्पिटल में इनको भी साथ हो गया था। तो उनके फादर तो एक्सपायर हो गए, और भगवान की दुआ से ये साथी बच गए। हम तो वो भी दुआ कर रहे थे कि उनके फादर बचे, और इन पे एक अस्माइक बोझ आ पड़ा, ताकि बर्दाश्त करने की ही क्षमता नहीं रही। तो ये हालात हैं। चलिए हम एक बार और थोड़ा सा आगे दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये फैक्ट्री है जिसमें सिर्फ 2 गार्ड बैठे हुए हैं, और ब्रिवरेज कंपनी है, नामी कंपनी है, और नंबर 1 कंपनी है जी, हैं? वर्ल्ड के नंबर 1। हाँ, ये बता रहे हैं कि वर्ल्ड का नंबर 1 ग्रुप है ये। हाँ। वर्ल्ड लार्जेस्ट बडवाइजर, हाँ यही, ये मैं नाम याद करने की कोशिश कर रहा था। बडवाइजर बियर बनाने वाली कंपनी है, दुनिया में इसका नाम है, और बहुत महंगी ये बियर बनती है, और बियर बिकती भी है, इसी देश में बनती भी है, बिकती भी है, लेकिन वर्ल्ड का नंबर 1 ग्रुप है ये। हाँ, तो चलिए हम एक बार थोड़ा सा नोटिस, वहाँ कोई एक व्यक्ति अगर आ सके जो नोटिस दिखा सके। अभी आप रहने दो, ये भाई साहब वैसे घूम जाओ आप। हाँ ये नोटिस हाँ, ठीक है, इसको रोक दीजिए। 12 मार्च 2021 को जो नोटिस डाला गया, जिसके बाद से इन श्रमिकों को निकाला गया है, उस नोटिस में कहा गया है कि आप सभी श्रमिकों को सूचित किया जाता है कि निरंतर वित्तीय घाटे और बाजार उत्पादित कठिनाइयों के कारण प्रबंधन द्वारा आज दिनांक 12/3/2021 को 65 श्रमिकों में से 60 श्रमिकों की छटनी के आधार पर सेवा समाप्त कर दी गई है। मजदूरों में से 60 मजदूरों को छटनी बता करके निकाला गया था, और जो 5 मजदूर बच गए हैं उसको सस्पेंड किया गया है। वो जो यूनियन बॉडी है, जो यूनियन बॉडी के जितने भी लोग थे उनको सस्पेंड कर दिया है। 5 प्रोटेक्टिव वर्कमैन में घोषित किया हुआ आदेश है कोर्ट से, संरक्षित काम।
अच्छा, उनको बिना कोर्ट की अनुमति के बिना उनको निकाल नहीं सकते? कर सकते, नहीं निकाल सकते। अच्छा, ये पहले से ही आदेश था? हाँ। नहीं तो उनको भी निकाल दिया उनको जाए। भी इसी छटनी में ही निकाल देते। हाँ, तो ये स्थिति है अभी। जो हालात हैं वो आप लोगों के सामने हैं। यहाँ पे 6 महीने से जो धरना चल रहा है, ये देखते हैं कि आगे कितना चलेगा। और अब जबकि सरकार धीरे धीरे अपने अंतिम कार्यकाल की तरफ बढ़ रही है, कांग्रेस की जो गहलोत सरकार है, अशोक गहलोत सरकार है, उसके खिलाफ भी पंजाब की तरह कैप्टन अमरिंदर सिंह की तरह एक सुगबुगाहट है उनके खिलाफ, क्योंकि जिस मकसद से और जिस उम्मीदों से जनता ने उनको चुन करके एक तरीके से सत्ता पर बैठाया था, उसकी उम्मीद धीरे धीरे धूमिल हो रही है। तो अब देखना होगा कि अभी श्रम मंत्री आए हुए थे टीकाराम जूली जी, उन्होंने भी ये बात कही कि हम बहुत तेज़ी से श्रमिकों के लिए कुछ जो भी तरीके हैं, जो भी मदद हो सकती है वो करेंगे। लेकिन अब देखना ये होगा कि आने वाले इतने कम समय में ये अशोक गहलोत की सरकार मज़दूरों के लिए क्या करती है। तो आप लोग वर्कर्स यूनिटी से जुड़े रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।